आज के समय में हम लोग ऑनलाइन काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते रहते हैं ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू। ई कॉमर्स पोर्टल्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वगैरह। जब भी हम लोग इन पोर्टल्स पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर्स इनके वेयर हाउसेस तक जाते हैं और वेयर हाउस से हमारे दरवाजे तक जब तक हमारा ऑर्डर हमें रिसीव नहीं हो जाता है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का बहुत ही अहम रोल प्ले होता है और वो सेक्टर है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी सेक्टर की एक कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं जिन्होंने ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में एक रेवोल्यूशन लाया। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी लगभग 2011 के समय में। इसे 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। इस पर्टिकुलर कंपनी की छोटी सी टीम, छोटे से आइडिया के साथ शुरुआत हुआ था और आज के समय में इस कंपनी की अगर बात करें तो लगभग 18,000 से ज्यादा पिन कोड्स में ये लोग अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं, जिसका मतलब है कि लगभग 95% ऑफ इंडिया को ये लोग कवर करते हैं। 1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया से ज्यादा में इनके वेयर हाउसेस फैले हुए हैं। 100 से ज्यादा वेयर हाउसेस हैं इनके पैन इंडिया। अगर स्टाफ की बात करें तो 3 लोगों से शुरू हुई थी ये कंपनी और आज के समय में 80,000 से ज्यादा स्टाफ्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। लास्ट ईयर मई 2022 में इन्होंने अपना आईपीओ लाया था। आईपीओ काफी ठीक ठाक परफॉर्म किया था, ऑल्दो हम लोग आईपीओ के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हार्डकोर बिजनेस के ऊपर बात करने वाले हैं कि किन प्रॉब्लम्स को इस कंपनी ने आइडेंटिफाई किया, क्या चैलेंजेस इस कंपनी को फेस करने पड़े थे और उन चैलेंजेस को किन स्ट्रैटेजीज के थ्रू इस पर्टिकुलर कंपनी ने उन चैलेंजेस को फेस किया ताकि आज के समय में इतनी बड़ी कंपनी ये बन चुकी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप लॉजिस्टिक्स फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ई कॉमर्स फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है और ये चीज मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। अगर वीडियो में आप यहां तक बने हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिकॉज जब आप वीडियो एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी ने कैसे कैसे एक इतना बड़ा बिजनेस बनाया। लगभग आज के समय में इनका जो रेवेन्यू है ना वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है ये पर्टिकुलर कंपनी। तो इतना ही मुझे कहना था। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। बात है लगभग 2011 के समय की। ये 3 दोस्त रहा करते थे दिल्ली में, गुड़गांव के अंदर, ठीक है। वहां पे ये लोग एक फूड डिलीवरी बिजनेस के ऊपर काम कर रहे थे। फूड डिलीवरी बिजनेस के ऊपर काम इन्होंने इस तरह से शुरू किया कि एक टाइम था लगभग 11:30 बजे के टाइम में ना किसी दिन इन्होंने एक खाना मंगवाया अपने पास के रेस्टोरेंट से। तो एक फूड डिलीवरी वाला आया इनके पास खाना डिलीवर कर रहे हैं। तो उस फूड डिलीवरी वाले से जो इनके एक फाउंडर हैं साहिल, उन्होंने बात किया। तो उस फूड डिलीवरी वाले ने अपने बारे में बताया कि मैं क्या करता हूं और मुझे क्या क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं। तो उसने बताया कि हमारा जो रेस्टोरेंट ओनर है ना वो अपना रेस्टोरेंट बंद करने जा रहा है बिकॉज उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। जब साहिल ने इस बात को सुना तो उससे डिलीवरी वाले ने एक चीज और बोला, जब वो रेस्टोरेंट बंद कर देगा तो हम लोग अपनी जॉब को लूज कर लेंगे, जॉब लूज कर लेंगे। जैसे ही साहिल ने ये बात सुनी इमीडिएटली साहिल ने उस डिलीवरी वाले के साथ उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास पहुंच गया। उनसे पूछा कि आप रेस्टोरेंट क्यों बंद कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वगैरह वगैरह सारी चीजें। उस रेस्टोरेंट ओनर ने पूरी चीजें बताया। तो साहिल ने एंड में एक चीज बोला, देखो आप रेस्टोरेंट बंद करने जा रहे हो, आपका स्टाफ फिर खाली बैठ जाएगा। तो खाली बैठाने से उनको अच्छा है, उनको निकालने से बढ़िया है आप अपने स्टाफ मुझे हैंड ओवर कर दो ताकि मैं इन्हें अपने बिजनेस में डिप्लॉय कर सकूं। तो जब साहिल ने वहां से उनके स्टाफ को लिया तो इन्होंने अपना एक फूड डिलीवरी का एक सिंपल सा हाइपर लोकल डिलीवरी इन्होंने गुड़गांव के अंदर शुरू किया। जब शुरू किया तो रेस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा था और रेस्पॉन्स अच्छा आने के साथ साथ जो और भी कंपनीज थी जिन्होंने लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रहा था उन्होंने डिलीवरी को देखा कि ये कितने अच्छे से फूड डिलीवरीज वगैरह कर रहे हैं, हाइपर लोकल डिलीवरीज वगैरह कर रहे हैं। तो पहली ई कॉमर्स कंपनी जिन्होंने डिलीवरी से कांटेक्ट किया था उसका नाम था अर्बन टच। अर्बन टच ने डिलीवरी से कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने रहते हैं अपने कस्टमर्स के पास, तो क्या आप मेरी मदद करोगे। तो साहिल बारो बोल रहे थे नहीं मैं तो अभी मतलब हाइपर लोकल डिलीवरीज में फोकस कर रहा हूं और आपके ऑर्डर्स तो मान लो दिल्ली और दिल्ली के आसपास से आते रहते हैं, उतना बड़ा हमारा नेटवर्क है नहीं। तो बाद में जब साहिल ने इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर स्टडी किया, इन्होंने इसका ग्रोथ पोटेंशियल देखा, तो इनको रियलाइजेशन क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडिया में टेलीकॉम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ई कॉमर्स की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी। ये 2 चीज साहिल ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टेलीकॉम का पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बढ़ेगा वैसे वैसे ई कॉमर्स का स्कोप बढ़ेगा। और इस चीज को देखते हुए साहिल ने एक चीज रियलाइज किया, देखो ई कॉमर्स की कंपनीज तो बहुत सारी आ सकती हैं, बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी जाएंगी, बट उन सारी ई कॉमर्स कंपनीज को एक चीज बहुत अच्छा चाहिए रहेगा और वो है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक सही तरीके से, सही समय में और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से डिलीवर कर सकें। ठीक है, मतलब कि एक अच्छी लॉजिस्टिक्स, एक अच्छी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी उन सारी ई कॉमर्स कंपनीज को। ये अपॉर्चुनिटी दिखी
दिखी साहिल बारोआ को, और जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी दिखी तो इन्होंने इमीडिएटली अपने बिजनेस को एक टर्न अराउंड कर लिया एक ई कॉमर्स डिलीवरी, एक ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी में, और उसके बाद से कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे इन्होंने अर्बन टच के साथ साथ हेल्थ कार्ट वगैरह जैसे और भी काफी सारी कंपनीज को अपने अंदर ऑनबोर्ड किया। ठीक है, ऑनबोर्ड किया, ये तो अच्छी बातें हुई, बट किन प्रॉब्लम्स को इन्होंने देखा और किन गैप्स को देखा मार्केट में, उस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज जब तक आप मार्केट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना सकते। और प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ चैलेंजेस आती हैं, उन चैलेंजेस को आपको टैकल करने होते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू। तो वीडियो में हम लोग 3 चीजें बहुत ही इन डेप्थ बात करने वाले हैं, और वो है प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस किया डिलीवरी ने, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आज के समय में डिलीवरी वो बना है जो हम और आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो हर 5वां पार्सल जो आप अपने घर में रिसीव करते हो ना कहीं वो डिलीवरी के थ्रू ही आपके घर में डिलीवर होता है। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी हमें लगता है कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, एक ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी है, बट अगर इनके फाउंडर्स की माने तो डिलीवरी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। बिकॉज ये कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है। बैक टू द वीडियो, हम लोग बात करते हैं किन प्रॉब्लम्स को डिलीवरी के फाउंडर्स ने देखा और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, मतलब कि गैप क्या था मार्केट में। सबसे पहला गैप जो था ना वो था डिलीवरी टाइमिंग का। देखो, नॉर्मल जो कुरियर सर्विसेज होती हैं और ई कॉमर्स जो कुरियर सर्विस होता है ना उसमें बहुत ही मेजर सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जब भी आप ई कॉमर्स डिलीवरीज करते हो, जब भी आप ई कॉमर्स के पार्सल्स या फिर कुरियर्स को हैंडल करते हो ना, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि जैसे ई कॉमर्स कंपनी के पास ऑर्डर कोई कस्टमर लगाता है तो कस्टमर के पास वो ऑर्डर ऑन टाइम और एक सही तरीके से पहुंच जाना चाहिए। बट उस टाइम पे जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उस टाइम पे मार्केट में, बट ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम, एक सिंपल सी अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं दिख रही थी। साहिल बारोआ ने जब डिटेल स्टडी किया तो उनको देखा कि यार डिलीवरी टाइमिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए। बिकॉज अगर सही समय पे ई कॉमर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं करेगी अपने कस्टमर्स के पास, तब तक वो कंपनी बहुत बड़ी नहीं बन सकती। और आज के समय में देखो, आपको 1 डे डिलीवरी, 1 आवर डिलीवरी भी कहीं कहीं अवेलेबल हो जाता है। इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखा डिलीवरी में टाइमिंग नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, ऑल द बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में। दूसरा जो प्रॉब्लम दिखा ना वो था हाई प्राइसेस। देखो, ई कॉमर्स में सही टाइमिंग के साथ साथ ना आपको सही प्राइसिंग में भी आपको पार्सल्स पहुंचाने पड़ते हैं कस्टमर्स के पास। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्ज कस्टमर से चार्ज करोगे तो दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर, और कस्टमर फिर आपसे परचेज नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके प्राइसेस इन कंट्रोल रहें। बिकॉज जब तक आपके प्राइसेस इन कंट्रोल नहीं रहेंगे तब तक आप एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइसिंग का भी मैटर फंस रहा था उस टाइम पे। अगर देखा जाए तो अगर आपको एक पार्सल भेजना है इंडिया में किसी भी पार्ट्स में तो लगभग 110 रुपए के आसपास की प्राइसिंग आती थी। वो चीज एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी देखी साहिल बारोआ को और उन्होंने इस प्राइसिंग को कट डाउन करके लगभग 50 रुपए तक लेते आए थे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो टाइमिंग के साथ साथ इन्होंने डिलीवरी कॉस्ट वाले भी प्रॉब्लम देखा, 2 प्रॉब्लम्स देखी। तीसरा जो प्रॉब्लम था ना वो बड़ा ही नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, ट्रैकिंग का ना होना। मतलब कि अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है, देखो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट आया नहीं था, तो उस टाइम पे हम लेते हैं हेल्थ कार्ट। मान लो आप हेल्थ कार्ट पे अगर ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो हेल्थ कार्ट पे जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और वो ऑर्डर कब तक आपके पास डिलीवर होगा ना, इसका ट्रैक आपके पास नहीं रहता था। अगर आज के समय में देखा जाए तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोई भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ले लो, लगभग हर ई कॉमर्स कंपनी ये चीज ऑफर करती है कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो हर स्टेप में आपको पता चलता रहता है, एक लाइव ट्रैकिंग का फीचर रहता है आपके पास, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कब, कहां और कब तक आपके पास पहुंचेगा। ये सारी चीजें उस समय पे नहीं थी। डिलीवरी को ये भी अपॉर्चुनिटी दिखी, भाई अगर ई कॉमर्स कंपनी हूं मैं या फिर अगर ई कॉमर्स कोई कंपनी है तो ये तो सिंपल सा फीचर है ना जो उसे अपने कस्टमर्स को ऑफर करना चाहिए। बट उस टाइम पे अगर देखा जाए तो जितनी भी कुरियर कंपनीज थी, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, वो लाइव ट्रैकिंग का फीचर नहीं ऑफर करती थी। और इस चीज में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी साहिल धारिया को। ये 3 प्रॉब्लम्स आ गए। चौथा और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था और जो मुझे लगता
लगता है कि एक बड़ा ही जेन्युइन प्रॉब्लम था, वो था कैश ऑन डिलीवरी का फीचर। उस टाइम पे ना कैश ऑन डिलीवरी इंडिया में था ही नहीं। अगर आपको कुछ मंगाना होता था तो पहले आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते थे, सारी चीजें होती थी। बट एज एन इंडियन ना, जब तक हमारे पास प्रोडक्ट आ नहीं जाता, जब तक हम उसे अपने हाथ में ले नहीं लेते, तब तक हम पैसा नहीं देना चाहते हैं। दैट्स वेरी लॉजिकल, और ई कॉमर्स के केस में तो ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। तो इस चीज को भी देखा कि ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर इसे हम लोग सॉल्व कर दिए तो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। तो कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रॉब्लम चौथा था। एक ई कॉमर्स कंपनी जब आप खड़ा करते हो ना, तो मान लो आपने कुछ प्रोडक्ट भेजा अपने कस्टमर के पास, कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, कुछ इश्यूज आ गए, साइज नहीं अच्छा हुआ, फैब्रिक नहीं अच्छा हुआ, तो वो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट आपके पास भेजता था, जिसे हम कहते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। ठीक है, उस टाइम पे आरटीओ की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, और अगर अवेलेबल भी थी तो बहुत ही हाई प्राइसिंग पे अवेलेबल थी। ये भी एक प्रॉब्लम था। ये था पांचवा प्रॉब्लम। और जो छठवां और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था वो था वेयर हाउसिंग का प्रॉब्लम। वेयर हाउसिंग, मान लो अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी बना रहे हो तो प्रोडक्ट्स को आपको एक जगह स्टोर करना पड़ेगा ना, जहां पे ऑर्डर अगर आए तो वो पैक करके वो शिप किया जा सके। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम्स भी उस टाइम पे कंपनीज फेस कर रही थी। ई कॉमर्स कंपनी जो भी नई खड़ी हो रही थी वो वेयर हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो इन 6 प्रॉब्लम्स को डिलीवरी के फाउंडर्स ने देखा और उन्होंने सोचा अगर हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बड़ी कंपनी हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में बना सकते हैं, जो कि उस टाइम पे उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं था। अगर आप 10 साल पहले जाओ ना, तो लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर है ना, वो एक बड़ा ही मतलब लेथार्जिक सेक्टर था। मतलब चीजें आराम से अपने हिसाब से होती थी, कोई टेक्नोलॉजी, कोई एफिशिएंसी उस टाइम पे नहीं था। तो इन प्रॉब्लम्स को डिलीवरी के फाउंडर्स ने सोचा कि इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना जब इन्होंने शुरू किया, तो उसके बाद से देखो, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे ना, तो उसके आगे कुछ चैलेंजेस आएंगे, और जब तक आप उन चैलेंजेस को टैकल नहीं करोगे, उन चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे, तब तक आप अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। सेम चीज डिलीवरी के फाउंडर्स ने भी फेस किया। 3 चैलेंजेस इन्होंने फेस किया जो इनके फाउंडर्स बताते हैं। सबसे पहला चैलेंज था ना, वो था लैक ऑफ ट्रस्ट। देखो, लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आप बहुत बड़े नहीं हो या फिर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है ना, तब तक लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो अगर आपको कुछ भेजना है, मैं एक नई लॉजिस्टिक्स कंपनी हूं, आपको मान लो अपना मोबाइल फोन कहीं भेजना है, ठीक है ना, किसी के पास भेजना है XYZ किसी पार्ट में इंडिया में, ठीक है। तो मान लो अगर मैं नई लॉजिस्टिक्स कंपनी हूं, तो अगर मैं आपको अप्रोच करता हूं, तो जाहिर सी बात है आप मुझे पे ट्रस्ट नहीं करोगे कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट क्यों दूं। आप पता नहीं शिप करोगे नहीं करोगे, कहीं से बीच से तो गायब नहीं कर दोगे, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ट्रस्ट का फैक्टर उस टाइम पे बहुत ही मतलब एक मेजर चीज था डिलीवरी के फाउंडर्स के लिए, और इस चैलेंज को इन्हें सॉल्व करना था। तो लैक ऑफ ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम था ना, ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी बिजनेस के लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो वेयर हाउसिंग का प्रॉब्लम था। देखो, डिलीवरी एक नई कंपनी थी, और एक नई कंपनी के पास में बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होते। ऑल्दो आगे आप जाके फंड वगैरह रेस करते हो, बट इनिशियल डेज में अगर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउस एक बनाने में ना बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है वेयर हाउसिंग का। तो ये भी एक चैलेंज दिखा डिलीवरी के फाउंडर्स को। तो उन्होंने सोचा हम लोग इस चीज को कैसे टैकल करेंगे। तो वेरियस स्ट्रैटेजीज इन्होंने इंप्लीमेंट की, और लगभग एक कंपनी के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ। तो ये डिलीवरी के फाउंडर्स और वो कंपनी ने मिलकर एक 5000 स्क्वायर फीट का पहला अपना वेयर हाउस बनाया चेन्नई के अंदर। तो इस तरह से जो वेयर हाउसिंग का चैलेंज था, उस चीज को टैकल किया डिलीवरी के फाउंडर्स ने। और तीसरा, जो कि हर बिजनेस में रेलेवेंट होता है, वो था कंपटीशन। देखो, उस टाइम पे 2010-11 के समय में ना इंडिया में काफी बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और नेशनल लेवल के प्लेयर्स थे। अगर मैं कुछ कॉम्पिटिटर्स का नाम बताऊं, तो उस टाइम पे जैसे ब्लू डार्ट हुआ, फिर आपका DHL हुआ, फेडेक्स हुआ, ब्लैकबक हुआ, फिर आप DTDC समझ लो, और काफी ऐसे अलग अलग कुरियर कंपनीज और लॉजिस्टिक्स कंपनीज थी इंडिया में, जिनके पास बहुत ही बड़े बड़े पैसे थे, बहुत ही ज्यादा पैसे थे, मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन कॉम्पिटिटर्स को फेस करना डिलीवरी के लिए अपने आप में एक बहुत ही मेजर चैलेंज था। और अगर आपको उस चीज से लड़ना है, उन कॉम्पिटिटर्स से लड़ना है, तो आपके पास कुछ पॉजिटिव एजेस होने चाहिए। और इन चीजों को टैकल करने के लिए डिलीवरी के फाउंडर्स ने स्ट्रैटेजीज निकाली। स्ट्रैटेजीज वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस पूरे सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज अगर आप भी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी हो, तो कहीं
कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या क्या इन्होंने अपनाया। सबसे पहला स्ट्रैटेजी था वो था नेटवर्क बढ़ाने का, मतलब इंक्रीज नेटवर्क। देखो लॉजिस्टिक्स में क्या होता है ना, जब तक आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं रहेगा तब तक लॉजिस्टिक्स के 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि कॉस्ट, स्पीड और एफिशिएंसी, इन तीनों चीजों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जब तक आप इन तीनों चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक आप एक बहुत ही एफिशिएंट ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं बना सकते, बिकॉज ये 3 चीज किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला कॉस्ट, आपको सस्ते रेट में प्रोडक्ट्स को शिप करना है। दूसरा होता है टाइम, मतलब टाइमली आपको डिलीवरीज करनी है ताकि आपका कस्टमर खुश हो सके और कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो सके। और तीसरा है एफिशिएंसी, मतलब कि आपको अपने ऑपरेशंस को ना एरर फ्री बनाना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए ऑपरेशंस के दौरान। तो इन 3 चीजों को सॉल्व करने के लिए डिलीवरी के फाउंडर्स ने सोचा कि देखो अगर हमें बहुत ही मास स्केल पे ऑपरेट करना है, अगर हमको पैन इंडिया कवरेज करना है तो हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। और डिलीवरीज के फाउंडर्स ने सबसे पहला फोकस रखा नेटवर्क एक्सपेंशन। शुरुआत में ये लोग बस गुड़गांव के अंदर डिलीवरीज करते थे, हाइपर लोकल डिलीवरीज। धीरे धीरे इन्होंने दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स को कवर करना शुरू किया। दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स को कवर करते करते अलग अलग स्टेट्स को कवर करना शुरू किया जो कि दिल्ली के आसपास थी। और आज के समय में लगभग 18,000 पिन कोड से ज्यादा डिलीवरी कवर करता है, जो कि कंस्टिट्यूट करता है लगभग 95% ऑफ इंडिया में आज के समय में डिलीवरी अपनी सर्विसेज ऑफर करता है। तो नेटवर्क पे इनका सबसे बड़ा फोकस था और शायद जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उनका बहुत बड़ा फोकस नहीं था। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो डिलीवरी एक ऐसी ही लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले रूरल इंडिया में कुरियर सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया। और आज के समय में मैं बैठा हूं एक रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में और यहां पे डिलीवरी का सर्विस सबसे एफिशिएंट है। अगर आप बड़ी बड़ी कुरियर कंपनीज की बात करो, ब्लू डार्ट, एक्सप्रेस बीज वगैरह वगैरह, उनकी भी सर्विस इतनी एफिशिएंट नहीं है, बट डिलीवरी की सर्विसेज काफी एफिशिएंट है रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो नेटवर्क पे तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। दूसरा स्ट्रैटेजी जो इन्होंने अपनाया वो था टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन। देखो टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में ना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और अगर आप एक टेक्नोलॉजी एडवांस्ड कंपनी हो आज के समय में तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बड़े ही आराम से टैकल कर सकते हो। देखो डिलीवरी के लिए पहला चैलेंज था नेटवर्क, और नेटवर्क को आप सही से यूटिलाइज कब कर पाओगे, जब आपके पास सही तरीके की टेक्नोलॉजीज इन प्लेस रहेंगी ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, वो स्पीड बढ़ा सके और एफिशिएंसी ला सके और आपको बता सके कि आपको कब और कहां अपना डिलीवरी सेंटर खोलना है। आज के समय में डिलीवरी लगभग 3000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स ऑपरेट करता है और जो भी नया डिलीवरी सेंटर डिलीवरी ओपन करता है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग, इट्स ऑल बेस्ड ऑन एआई, इट्स अ डेटा ड्रिवन अप्रोच। डेटा को डिलीवरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हर एक पैकेट जो आपके पास डिलीवर होता है ना, उसका जो भी डेटा डिलीवरी के पास आता है, दे यूज इन देयर मशीन लर्निंग, दे यूज इन देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके थ्रू वो लोग अपनी ऑपरेशंस को और भी ज्यादा एफिशिएंट करते हैं। तो डिलीवरी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस है। अगर आज के समय में बात करें तो लगभग 18 से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स ये लोग यूज करते हैं अपने वेरियस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट, जैसे कि वेयरहाउस मैनेजमेंट, और भी जो भी इनके ऑपरेशंस होते हैं ना वो सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल्ड है। और डिलीवरी का तो ये तो है मतलब लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट। ये लोग अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग ई कॉमर्स कंपनीज को ना ये लोग SaaS सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी ऑफर करते हैं और वहां से भी ये लोग रेवेन्यू बनाते हैं। तो दूसरा जो स्ट्रैटेजी था वो था टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन। डिलीवरी ने इसे बड़ा ही बखूबी इंप्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट इनको आज मिला है। आप भी देखो डिलीवरी किस लेवल पे आज पहुंच चुका है। तीसरा जो स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाया वो था मॉडल इनोवेशन। मॉडल इनोवेशन जैसे कि उस टाइम पे जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज थी, ठीक है, उस टाइम पे वो लोग हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो किया करती थी। हब एंड स्पोक मॉडल सिंपली मैं आपको ये बता दूं, मान लो अगर आपको मुंबई से चंडीगढ़ कुछ भेजना है, ठीक है, तो जो भी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी थी वो लोग क्या करती थी, मान लो उनका दिल्ली में एक हब है तो मुंबई से पहले वो पार्सल दिल्ली आएगा, दिल्ली के थ्रू फिर वो चंडीगढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, देखो ये कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा था, ठीक है, नो डाउट कॉस्ट इफेक्टिव था, बट इसमें टाइम ज्यादा लगता था और मतलब मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी इसमें ज्यादा होती थी। इस चीज को डिलीवरी ने अपना पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी सिस्टम के थ्रू सॉल्व किया। देखो जब ये लोग दिल्ली में ऑपरेट करते थे ना तो वहां पे ये लोग क्या करते थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट अपनी डिलीवरी वैन्स के थ्रू कवर किया करते थे या फिर अपने जो डिलीवरी बॉयज होते थे उनके थ्रू कवर किया करते थे। उनको उस सिस्टम
में काफी ज्यादा एफिशिएंसी और स्पीड दिखा। ऑल्दो वो थोड़ा मतलब उतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, बट एफिशिएंसी और स्पीड बहुत ही ज्यादा था। तो डिलीवरी ने उस पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी सिस्टम को उठाया और उसे मास लेवल पे स्केल कर दिया। आज के समय में डिलीवरी पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरीज ऑफर करता है। मतलब कि मान लो अगर दिल्ली से आपका ऑर्डर आने वाला है गोरखपुर तक के लिए, ठीक है, तो डिलीवरी क्या करेगा कि गोरखपुर के लिए पहले पूरा अपना लोड इकट्ठा कर लेगा और दिल्ली से सीधा गाड़ी वो गोरखपुर भेज देगा। ये नहीं कि बीच में बनारसी में अगर उनका हब है तो पहले दिल्ली से वाराणसी भेजेगा और फिर वाराणसी से गोरखपुर, ऐसा नहीं करता है डिलीवरी। इनफैक्ट डिलीवरी सीधे दिल्ली से उठा के आपको गोरखपुर तक आपका पार्सल भेज देगा और अल्टीमेटली वो वेरियस डिलीवरी सेंटर्स के थ्रू वो आपके पास आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम के थ्रू डिलीवरी ने अपना स्पीड और एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंक्रीज किया और इसका इफेक्ट इनके कस्टमर बेस पे डायरेक्टली पड़ा। ये था तीसरा स्ट्रैटेजी। चौथा जो स्ट्रैटेजी था वो था एसेट लाइट बिजनेस। देखो लॉजिस्टिक्स ना अपने आप में एक बड़ा ही कैपिटल इंटेंसिव और एसेट हैवी बिजनेस है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको वेयर हाउसेस बनाने, इसमें आपको डिलीवरी वैन्स होनी है, इसमें आपके ट्रक्स होने, काफी अलग अलग तरह के एसेट्स होने हैं और इस वजह से जो ये पूरा बिजनेस होता है ना काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। बट डिलीवरी ने थ्रू पार्टनरशिप्स, थ्रू एक्विजिशंस और काफी अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू डिलीवरी ने अपना सिस्टम बड़ा ही एसेट लाइट बनाया। अगर इनकी जो लास्ट माइल डिलीवरी वैन्स होती हैं वो लोग बेसिकली आउटसोर्स कर लेते हैं, ये इनके जो भी डिलीवरी सेंटर्स होते हैं ये लोग लीज आउट कर लेते हैं। तो इस वजह से वो लोग अपने सिस्टम को काफी एसेट लाइट बनाते हैं और एसेट लाइट होने की वजह से ये थोड़ा कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं और कॉस्ट के ऊपर जब ये लोग कंट्रोल कर पाते हैं तो वो चीजें अल्टीमेटली अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो सस्ते रेट में आपके पार्सल पैन इंडिया डिलीवर हो जाते हैं। तो एसेट लाइट की वजह से, अगर ये लोग एसेट लाइट नहीं रहते, अगर इनके ट्रक्स खुद के ओन रहते हैं, काफी ट्रक्स इनके ओन्ड हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है ना ये लोग लीज आउट ही करते हैं या फिर रेंट आउट करते हैं। तो एसेट लाइट होने की वजह से ये लोग कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिलीवरी के लिए एक पावर हाउस जैसा है वो है वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे लगता है कि डिलीवरी का मतलब बैकबोन है। देखो अगर मैं एक ई कॉमर्स कंपनी हूं ना और अगर मुझे अपने ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए सिस्टम चाहिए, मुझे वेयरहाउसिंग के लिए सिस्टम चाहिए, मुझे पैकेजिंग के लिए सिस्टम चाहिए, तो अगर मैं डिलीवरी के पास जाऊंगा ना तो अंडर वन रूफ ये सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। मेरे डिजिटल कैटलॉग्स भी डिलीवरी बना देगा, मेरे ऑर्डर मैनेजमेंट को भी डिलीवरी संभाल लेगा, मतलब हर चीज, सीओडीज भी मेरे डिलीवरी संभाल लेगा। मतलब मान लो अगर मैं एक कंपनी हूं और मुझे अपने ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड या फिर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड मुझे सोल्यूशन चाहिए, मैं डिलीवरी के पास चला जाऊंगा, वो लोग मुझे एफटीएल भी ऑर्डर दे देंगे, वो लोग मुझे पीटीएल भी दे देंगे, वो लोग मुझे एक्सप्रेस डिलीवरीज भी दे देंगे, वो लोग मुझे क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज भी दे देंगे। तो मतलब जो भी लॉजिस्टिक्स में सर्विसेज होती हैं, डिलीवरी उन चीजों को एक ही छत के नीचे लेते आया है और एक वन स्टॉप सोल्यूशन डिलीवरी अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। और इन 5 स्ट्रैटेजीज की वजह से ही डिलीवरी आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स पार्टनर है। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स कंपनी का देखो, इनफैक्ट हम लोग भी जो भी अपने पार्सल्स को शिप करते हैं अपने कस्टमर्स के पास, हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोग डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जब भी आपको एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर पर विश्वास हो जाता है तो आप चाहते हो कि जो भी हमारे सिस्टम हो वो वही लोग हैंडल करें। सेम चीज होता है हमारे बिजनेस के साथ और इंडिया में काफी ज्यादा बिजनेसेस डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। ऑल्दो देखो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, आज के समय लगभग इनके 3000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं, 18000 से ज्यादा पिन कोड्स में ये लोग सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी डिलीवरी चीजों को संभाल रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं किन किन पार्ट्स में थोड़े बहुत इनके इश्यूज आ जाते हैं डिलीवरीज वगैरह में, दैट इज वेरी ऑब्वियस। अगर आप इतने बड़े बिजनेस को संभाल रहे हो तो इतना होना बड़ा ही जायज है। ऑल्दो डिलीवरी कोशिश करता है कि ये अपनी एफिशिएंसी, ये अपनी सर्विसेज को टॉप नॉच लेवल पे रखे, बट थोड़े बहुत मिस्टेक्स तो हो जाते हैं, दैट इज वेरी मच कॉम्प्रोमाइजेबल। अगर हम रिसेंट का बात करें तो लगभग लास्ट ईयर 11 मई 2022 को डिलीवरी ने अपना आईपीओ लाया। लगभग 5235 करोड़ का इनका आईपीओ साइज था और वो आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म किया। और इंडियन मार्केट में अगर लॉजिस्टिक्स, अगर मॉडर्न लॉजिस्टिक्स की बात करें तो डिलीवरी काफी अच्छा एक कंपनी है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूं। ऑल्दो वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। देखो ये एक एसेट हैवी बिजनेस है, एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इस बिजनेस में देर से आती है। बट अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, एफिशिएंसीज की बात करें, अगर इनोवेशंस की बात
करते हैं तो उसमें मुझे डिलीवरी बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो, आप भी लॉजिस्टिक्स फील्ड में ऑपरेट करते हो, तो आपको डिलीवरी से सीखना चाहिए और उनकी लर्निंग्स को, उनकी स्ट्रैटेजीज को आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए। जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट अपने बिजनेस में दिख जाएगा। सो ये था मेरा आज का एनालिसिस या फिर केस स्टडी बोल सकते हो डिलीवरी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अपने फीडबैक और सजेशंस को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस ओनर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी डिलीवरी के बारे में जान सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेशनल, एजुकेटिव और बिजनेस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।